गुड इवनिंग एवरीवन। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन। आवाज आ रहा है सभी लोगों को? ओनली 4 स्टूडेंट हैव बीन ज्वाइंड एज ऑफ नाउ, तो वी आर वेटिंग फॉर अनदर 2-3 मिनट, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो दिस इज द वेरी सेकंड लेक्चर फॉर यूपीपीजीटी इन कॉमर्स। तो कल वाले में अगर कोई आपको डाउट हो तो प्लीज बता दीजिए, तो हम लोग स्टार्ट करें, अदरवाइज सेकंड लेक्चर। ठीक है, तो कल हम लोगों ने जो भी पढ़ाया आपको कि व्हाट इज ऑल अबाउट द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वी हैव कवर्ड। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इसके अलावा वी हैव डिफरेंट मैनेजमेंट थॉट्स, उन सब चीज़ों की आज हम लोग बात करेंगे। तो इफ यू आर गेटिंग माय वॉइस तो प्लीज रिप्लाई। आप लोग कमेंट्स कर दीजिएगा जहां पर भी आप लोगों को कभी लगता है कि दिक्कत है कुछ भी। ठीक, तो वी आर स्टार्टिंग विद द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हम लोगों को पता है कि वी हैव द डिफरेंट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैज गिवन विद द डिफरेंट ऑथर्स। तो हम लोग बात करेंगे आज हेनरी फ्यूल्स की, इसके अलावा साइंटिफिक अप्रोचेस की बात करेंगे। आज हम लोग क्लासेस में क्लासिकल अप्रोचेस की बात करेंगे, न्यू क्लासिकल अप्रोचेस की बात करेंगे। तो अलग अलग मैनेजमेंट लोगों ने, अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग एडिटर्स ने, दे हैव गिवन द डिफरेंट व्यूज ऑन द मैनेजमेंट। तो वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द व्हाट आर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, तो व्हाट आर द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो वी आर स्टार्टिंग, तो हम लोग को पता है कि आप देखिएगा यूपी पीजीटी की बात करेंगे तो हर बार कम से कम 5 क्वेश्चंस, और यूजीसी नेट में भी मैनेजमेंट और कॉमर्स में आपको 2-3 क्वेश्चंस एटलीस्ट 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से मिलेगा। तो अभी हम 14 के 14 ये प्रिंसिपल्स आपके लिखे हुए हैं। इसके अलावा इसको अभी और ब्रीफ में डिस्क्राइब करेंगे। डिवीजन ऑफ वर्क, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, subordination of the individual interest to the general interest, remuneration of the personal, सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे, स्केलर चेन की बात करेंगे, ऑर्डर इक्विटी, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव एंड। ठीक है, तो हम लोग वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल द 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल्स। ठीक है, तो पहला सबसे फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं कि व्हाट इज ऑल अबाउट द डिवीजन ऑफ वर्क। हमने आपको कल बताया था कि मैनेजमेंट क्या होता है एंड व्हाट आर द डिफरेंट 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट वी हैव। तो स्टाफिंग की बात किया हम लोग, कंट्रोलिंग की बात किया, डायरेक्टिंग की बात किया। ठीक है, तो उसमें आई थिंक भाई उस, क्योंकि कहीं ना कहीं जितना भी मैनेजमेंट थॉट लोगों ने दिया है वो कहीं ना कहीं रिलेट उन्हीं 5 फंक्शन से, जो कल के लेक्चर में 50 मिनट के लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि उनका प्रोसेस क्या होता है, कि कैसे स्टाफिंग कैसे काम करता है, ऑर्गेनाइजिंग का क्या रोल है, प्लानिंग कैसे होता है, कॉर्पोरेट प्लानिंग क्या होता है, ऑपरेशनल प्लानिंग क्या होता है, फंक्शनल प्लानिंग क्या होता है। तो उन्हीं सबसे आपके जो भी फंक्शंस हैं उन्हीं सबसे रिलेटेड हम लोगों के ये 14 प्रिंसिपल्स, और 14 प्रिंसिपल्स के जितने भी हमारे मैनेजमेंट थॉट्स हैं सभी कहीं ना कहीं उन सब फंक्शन से रिलेटेड हैं। तो हम लोग बात सबसे पहले 14 प्रिंसिपल्स में डिवीजन ऑफ वर्क इज द वेरी फर्स्ट। उसमें बात करते हैं वर्क शुड बी डिवाइडेड अमॉन्ग द इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप टू इंश्योर दैट एफर्ट एंड अटेंशन आर फोकस्ड ऑन स्पेशल पोर्शंस ऑफ द टास्क। फ्यूल हेनरी फ्यूल्स प्रेजेंटेड वर्क स्पेशलाइजेशन एज द बेस्ट वे टू यूज द ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे हमने आपको कल बताया था स्टाफिंग के दौरान कि स्टाफिंग का काम क्या, राइट पर्सन एट द राइट प्लेस एट द राइट जॉब। कि सपोज द पर्सन यू हैव हायर्ड, आपने कोई इंसान को रिक्रूट किया सपोज फॉर द मार्केटिंग प्रोफाइल, और उसको कहीं ना कहीं आपने लगा दिया टेक्निकल में लगा दिया या एचआर में लगा दिया, तो कहीं ना कहीं वो काम तो करेगा एट द हैंड ही हैज टू बी वर्क। बट अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की हम लोग बात करेंगे तो कहीं ना कहीं हम लोग ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज द ओनली थिंग। इन्हीं सब मुद्दों की वजह से हम लोग हेनरी फ्यूल्स कहते हैं कि डिवीजन ऑफ वर्क हमको इस तरीके से करना है कि कहीं ना कहीं हमारा ओवरऑल द पर्सन, अगर आपने एचआर के लिए हायर किया है, पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए हायर किया, द पर्सन शुड हैव वर्क ऑन द सेम मैनर। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ वर्क इज ऑल अबाउट कि वट एवर द वर्क, वट एवर द काम जो भी है उसको सही तरीके से डिवाइड करिए जिससे आपका मैक्सिमम आउटपुट आ सके। ठीक है, due to certain technical fault there is some certain disturbance in a camera. Yes, live. So I think division of work समझ के, division of work is all about dividing the work on the basis of the capacities and on the basis of the individuals skill। हम लोग एक individuals की skills को recognize करेंगे, उसके basis पे काम को divide करेंगे जिससे maximum हमारा output आ सके। ठीक है, next we are moving towards second principles of management या second principles of Henry Fayol, जो वो बात करते हैं कहीं ना कहीं अथॉरिटी, यस, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर क्लोजली रिलेटेड
An authority but defined by the fuel as a right to give the orders and to power to the obedience. Responsibility involves being accountable and is therefore naturally associated with the authority. मतलब कुल मिलाकर है कि अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें कि सपोज दैट इफ वी आर गिविंग सम सर्टेन अथॉरिटीज टू द इंडिविजुअल, तो कहीं ना कहीं उसकी अकाउंटेबिलिटीज भी होना चाहिए कि मान लीजिए आपने किसी को सपोज दैट आपने बोल दिया कि यू आर द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन, आपके किसी भी एक संस्था में किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल पे काम कर रहे हैं, तो देर आर अन नंबर ऑफ द डिपार्टमेंट विच इज रनिंग अंडर योर गाइडेंस, ठीक है, मार्केटिंग भी काम कर रहा है, एचआर में भी है, ऑपरेशंस में भी है, फाइनेंस में भी है. तो सपोज दैट इफ यू हैव गिवन सम सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू द मार्केटिंग डिपार्टमेंट, यू जस्ट नीड टू सेल द 100 मार्कर्स इन अ ईयर, ठीक है, तो आपने दे दिया उसको कि और अपने पूरा उसको अथॉरिटी दे दिया कि आप यू आर प्लेइंग द रोल ऑफ द मार्केटिंग मैनेजर, और आपको अपनी पूरी टीम की अथॉरिटी आपको दे दिया. तो आपको देयर शुड बी सम सर्टेन अकाउंटेबिलिटी एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द डे. अदरवाइज आप उसकी अकाउंटेबिलिटीज नहीं कर पाएंगे तो कहीं ना कहीं आपके जितना भी अथॉरिटी जो भी अथॉरिटी के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उसको लेना पड़ेगा, अदरवाइज देयर विल बी ए फेलियर ऑफ मैनेजमेंट. तो इसीलिए कहते हैं कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत क्लोजली रिलेटेड है, कि अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के बाद भी हैव टू बी मोर कंसर्न अबाउट द अकाउंटेबिलिटीज ऑफ द इंडिविजुअल्स, अदरवाइज क्या होगा, देयर विल बी ए फेलियर ऑफ मैनेजमेंट. वी हैव सीन इन द पास्ट बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन दे हैव फेल्ड ड्यू टू सम सर्टेन मैनेजमेंट फेलियर्स. कहीं ना कहीं किसी को अथॉरिटी दे दिया, आपने इतना इतना काम करना है, और ही एंड सी जो भी है, इफ दे आर नॉट टेकिंग सम सर्टेन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो कहीं ना कहीं अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेंगे, तो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्लोजली रिलेट नहीं करेंगे, तो देयर विल बी ए फेलियर ऑफ मैनेजमेंट. तो इसीलिए कहते हैं अथॉरिटी जो 14 सेकंड प्रिंसिपल्स है, 14 प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल्स का, तो उसमें अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बहुत क्लोजली रिलेटेड किया गया है, और बोला कि जितना भी अथॉरिटी किसी इंडिविजुअल्स को हम लोग देंगे, उसका कहीं ना कहीं हमको पूरा एक कहीं ना कहीं क्या रखना पड़ेगा, एक अकाउंटेबिलिटी रखना पड़ेगा कि द पर्सन whom we are giving some certain authority and responsibility, the person should have accountable for all the things which is going to be happen, which is already happened in the past. नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं डिसिप्लिन. सिंपल डिसिप्लिन अब नाम इटसेल्फ अपने आप में बता रहा है कि सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स द कॉमन एफर्ट ऑफ द वर्कर्स, पेनल्टीज शुड बी अप्लाइड, ठीक है. तो मतलब भाई सीधी सी बात है कि देयर शुड बी सम सर्टेन डिसिप्लिन. आप छोटी सी दुकान खोलिए या एक बड़ा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस बिजनेस इफ यू आर रनिंग इन द मार्केट, तो वी शुड हैव सम सर्टेन डिसिप्लिन अमॉन्ग ऑल द एम्प्लॉइज हु आर वर्किंग टू अचीव सर्टेन कॉमन गोल्स. सीधी सी बात है, एक ऑर्गेनाइजेशन में 100 लोग काम कर रहे हैं, 200 लोग काम कर रहे हैं, 500 लोग काम कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे दे आर वर्किंग फॉर टू अचीव द कॉमन गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो अगर कोई डिसिप्लिन नहीं होगा, देयर विल बी ए कॉन्फ्लिक्ट अमॉन्ग ऑल द एम्प्लॉयज. जो आपस में जितने लोग काम कर रहे हैं उनके बीच में कोई डिसिप्लिन, कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया ड्यू टू सम इनडिसिप्लिन, तो अगर डिसिप्लिन में बहुत सारी चीज़ों की बात करेंगे हम लोग, पॉलिसीज़ की बात करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करेंगे, ह्यूमन नेचर का बात करेंगे हम लोग, लीडरशिप की बात करेंगे, तो बहुत सारे एट्रीब्यूट्स इंक्लूड करते हैं हम लोग डिसिप्लिन में, ठीक है. तो डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि कोई ऑफिस 9 to 5 की जगह 10 to 4 आ रहा है, तो दैट ऑल्सो इंक्लूड इन अ डिसिप्लिन. अपार्ट फ्रॉम टाइमिंग्स, अपार्ट फ्रॉम कल्चर्स, अपार्ट फ्रॉम वैल्यूज, देयर आर मेनी अदर थिंग्स विच ऑल्सो कम्स अंडर द डिसिप्लिन, ठीक है. तो डिसिप्लिन इज द थर्ड प्रिंसिपल्स ऑफ हेनरी फ्यूल्स. फोर्थ द यूनिटी ऑफ कमांड. यूनिटी ऑफ कमांड अपने आप में इट्स कि वर्कर्स शुड रिसीव ऑर्डर फ्रॉम ओनली वन मैनेजर. हमने आपको कल बताया भी था कि डायरेक्टिंग के दौरान कि देयर शुड नॉट बी एनी वॉयलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. क्योंकि अगर सपोज दैट कि आप कहीं एज ए सबऑर्डिनेट कहीं पर काम कर रहे हैं, आप मान लीजिए कि मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की प्रोफाइल पे जॉब कर रहे हैं, एंड यू इफ यू आर गेटिंग द ऑर्डर फ्रॉम द 2 person, पैरेलली आपको 2 लोगों से आपके पास ऑर्डर आ रहा है कि विद इन द 1 hour यू जस्ट नीड टू रिपोर्ट ऑन दिस पर्टिकुलर पोजीशन, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं आप एक ही जगह पर जा पाएंगे. तो बीइंग एन इंडिविजुअल, तो यू कैन नॉट परफॉर्म द 2 jobs इन अ सेम टाइम, ठीक है. तो दैट इज द ओनली थिंग कि यूनिटी ऑफ कमांड की हम लोग की बात कर रहे हैं कि आपका कमांड एक ही तरफ से आना चाहिए. 2 तरफ से कमांड आएगा तो देयर विल बी ए वॉयलेशन ऑफ द यूनिटी ऑफ कमांड. अगर आपका यूनिटी ऑफ कमांड का वॉयलेशन होगा तो अगेन देयर विल बी ए फेलियर ऑफ मैनेजमेंट. इसीलिए हम लोग बात करते हैं कि बहुत बार आपने आगे आपको ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे, तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में आप देखिए ना, मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर या प्रोजेक्ट की बात करिए या प्रोडक्ट की बात करिए, तो उसमें कहीं ना कहीं फेलियर इसीलिए होता है. बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज इन सब ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स के यही होते हैं कि कहीं ना कहीं पैरेलल यू आर गेटिंग सम सर्टेन ऑर्डर फ्रॉम द डिफरेंट मैनेजर्स. अब एक टाइम में 2 3 4 तरीके से अगर
3-4 जगह से अगर ऑर्डर आएंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने टास्क को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो दैट इज द ओनली थिंग कि हेनरी फ्यूल्स बोलते थे कि देयर शुड बी सम सर्टेन यूनिटी ऑफ कमांड। नेक्स्ट इज ऑल अबाउट द यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स ए कॉमन ऑब्जेक्टिव इन अ कॉमन डायरेक्शन। सीधी सी बात है, आपको हमने कल बताया भी था, एक टर्मिनोलॉजी बताई थी कि स्ट्रेटेजिक डिसऑनेंस। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो ठीक है, अदरवाइज हम दोबारा बता रहे हैं। स्ट्रेटेजिक डिसऑनेंस जो छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज आपको बता रहे हैं, आपको किसी बुक्स में नहीं मिलेंगी, तो वो आप नोट करते रहिए, नोट डाउन, क्योंकि ये पीपीटी आफ्टर द लेक्चर आई विल बी शेयरिंग यू ऑल द पीपीटी व्हिच वी हैव। बट जो हम कुछ सर्टेन पॉइंट्स जो आपको हर क्लास में 2 4 5 पॉइंट्स ऐसे बताएंगे जो आपको बहुत मुश्किल से किसी अच्छी बुक्स में मिलेंगे। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन का उससे रिलेटेड है। स्ट्रेटेजिक डिसऑनेंस की हमने बात बताया था कि इफ देयर इज ए गैप बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड द इंडिविजुअल गोल, मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन चाह रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ सर्टेन पैरामीटर, सर्टेन टारगेट आपका क्या था, आपको टारगेट दिया था कि यू जस्ट नीड टू अचीव द 100, यू जस्ट नीड टू सेल द 100 मार्कर्स। आपने कहीं ना कहीं 60-70 की बात किया, तो 30 का जो गैप है, तो स्ट्रेटेजिक डिसऑनेंस इज ऑल अबाउट द गैप बिटवीन द व्हाट एक्चुअली टॉप लेवल मैनेजमेंट इज रिक्वायरिंग एंड व्हाट एक्चुअली यू आर अचीविंग। उसके मुद्दा क्या होता है कि कहीं ना कहीं आप जब कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग जब काम करते हैं, उसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, सब सर्टेन पीरियड पे टाइम की बात करें, 2 महीना 4 महीना 6 महीना 1 साल तक की जो सब कुछ चीजें ठीक से चलती हैं, आवाज मेरा क्लियर नहीं आ रहा क्या? बहुत स्लो आवाज आ रही है, देखिए। आई थिंक वॉइस इज क्लियर। आई थिंक वॉइस इज क्लियर, ठीक है। तो यूनिटी ऑफ कमांड की हमने बात करते हैं कि स्ट्रेटेजिक डिसऑनेंस का बात हमने बताया कि उसमें होता है कि जब हम लोगों का दोनों का गोल अलग अलग होता है, इंडिविजुअल गोल अलग हो गया, ऑर्गेनाइजेशनल गोल अलग हो गया, यू आर मोर कंसर्न अबाउट टू अचीव योर इंडिविजुअल गोल एज कम्पेयर टू द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। तो वही यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की लोग बात करते हैं कि द इंटायर ऑर्गेनाइजेशन शुड बी मूविंग टुवर्ड्स ए कॉमन ऑब्जेक्टिव इन अ कॉमन डायरेक्शन, ठीक है। तो अगर कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, और एनी हाउ वी हैव टू बी अचीव दोज कॉमन ऑब्जेक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट हो गया सबऑर्डिनेशन ऑफ द इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। भाई सेम चीज, द इंटरेस्ट ऑफ द वन पर्सन शुड नॉट टेक प्रायोरिटीज ओवर द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल। इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे। आपको क्या अच्छा लगता है, दैट इज नॉट मैटर, व्हाट एक्चुअली ऑर्गेनाइजेशन इज लुकिंग फॉर, व्हाट इज गुड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। बीइंग एन एम्प्लॉय ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट, वी हैव टू बी टेक द डिसीजन, वी हैव टू बी टेक द एक्शन, ठीक है। तो हम लोग इंडिविजुअल इंटरेस्ट की बात नहीं करेंगे, वी आर मोर कंसर्न अबाउट टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट इन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट बात करें रेम्यूनरेशन की। सिंपल सी बात है, मेनी वेरिएबल्स सच एज कॉस्ट ऑफ लिविंग, सप्लाई ऑफ क्वालिफाइड पर्सनल, जनरल बिजनेस कंडीशंस एंड सक्सेस ऑफ द बिजनेस शुड बी कंसीडर्ड इन डिटरमाइनिंग ए वर्कर्स रेट ऑफ पे, ठीक है। रेम्यूनरेशन एक दे शुड बी, अगर आपको एचआर में पढ़ाएंगे कि फेयर वेजेस क्या होता है, लिविंग वेजेस क्या होता है, मिनिमम वेजेस क्या है, ठीक है। तो एक तो मजदूरी, जो व्हाइट कॉलर स्टाफ अलग होगा, ब्लू कॉलर स्टाफ अलग होगा, तो उसमें कहने के रेम्यूनरेशन शुड बी ऑन द अप्रोप्रिएट मैनर, इट शुड नॉट बी मिनिमम, इट शुड नॉट बी मैक्सिमम। अगर आगे अभी इसी में नेक्स्ट होता है इक्विटी, जो हमने अगर एडम स्टेची की एक जो थ्योरी है, इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, उसमें बात करते हैं ना ओवरपेड अंडरपेड की हम लोग बात करते हैं। होता है कि रेम्यूनरेशन, अगर किसी को जितनी कैपेसिटीज है, अगर उससे ज्यादा भी रेम्यूनरेशन देंगे, वो भी कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म में ऑर्गेनाइजेशन के लिए फेल्यूर है। भाई अगर मिनिमम देंगे तो कहीं ना कहीं आपका डिससेटिस्फैक्शन आएगा, डिसऑनेंस होगा, समझ रहे ना। तो रेम्यूनरेशन, वी हैव टू बी प्लान द रेम्यूनरेशन इन अ सच अ मैनर, देयर शुड बी सम सर्टेन इक्विटी अमंग ऑल द एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशंस। गेटिंग माय पॉइंट? तो बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मोटिवेशन की थ्योरीज में भी बात किया रेम्यूनरेशंस की। तो रेम्यूनरेशन यहाँ पर पैसे से बात कर रहे हो, तो सैलरी या जो हम लोग पैसा दे रहे हैं, वट एवर द वर्क एक्चुअली यू आर डूइंग फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, उसके बदले में कहीं ना कहीं बीइंग इन top level executives, we have to be pay some certain amount of the monies to the concerned employees. तो वही रेम्यूनरेशन की हम लोग बात करें, इसीलिए देखिए आजकल लोग why the people are crazy about to work with the multinational corporations। तो मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस में काम करने का लोग इसीलिए क्रेजी रहते हैं, बिकॉज दे हैव सम सर्टेन अदर एडवांटेजेस आल्सो अपार्ट फ्रॉम सैलरीज।
जो हम लोग बात करते हैं इंसेंटिव्स की बात करते हैं, फ्रिंज बेनिफिट्स की बात करते हैं, सोशल सिक्योरिटीज की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं इफ दे आर पेइंग वेरी लेस सैलरी, उसके अलावा भी कहीं ना कहीं आपको वो वैल्यू एडिशंस बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। तो भाई रेम्यूनरेशंस में हेनरी फ्यूल्स ने बोला है कि वी हैव टू बी पे द रेम्यूनरेशन इन अ सच अ मैनर, दे शुड नॉट बी द मैक्सिमम सैलरी, दे शुड नॉट बी मिनिमम सैलरी, दे शुड बी द इक्विटी। भाई जो इक्विटी थ्योरी की बात करते हैं, देयर शुड बी द इक्वल थ्योरी, इक्वल salaries and equal remunerations among all the employees of the organization. Next we are moving toward the centralization and decentralization की लोग बात करेंगे. Fayol defined the centralization as a lowering the importance of the subordinates role. Decentralization is increasing the importance. The degree to which centralization or decentralization should be adopted depend on the specific organization in which the manager is working. मतलब क्या है, सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं हम लोग। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की बात क्यों करते हैं? देखिए हम लोग सेंट्रलाइजेशन, अगर मान लीजिए आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर सेंट्रलाइज पॉलिसीज बनाएंगे तो जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में सबऑर्डिनेट काम कर रहे हैं तो उनका रोल बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मतलब सीधी सी बात है, जो हम लोग अगर आगे आपको लीडरशिप के दौरान पढ़ाएंगे कि ऑटोक्रेटिक लीडरशिप क्या होता है, या लेजिस्लेटिव लीडरशिप क्या होता है, डेमोक्रेटिक लीडरशिप क्या होता है। सीधी सी बात है, सेंट्रलाइजेशन की पॉलिसीज की मतलब है कि जो भी एक टॉप लेवल मैनेजमेंट्स है उन्होंने जो भी एक पॉलिसी बना दी, एनी आओ आपको कहीं ना कहीं वो माननी पड़ेंगी, यू हैव टू बी फॉलो दोस पॉलिसीज। अगर डिसेंट्रलाइजेशन की बात करते हैं कि यू आर डिवाइडिंग द पॉलिसी, मतलब जब भी हम लोग कोई पॉलिसीज बना रहे हैं, जब वी आर टेकिंग द फीडबैक फ्रॉम योर सबऑर्डिनेट्स, तो कहीं ना कहीं आज के टाइम में अगर बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की बात करिए, दे बिकेम द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। दुनिया का कोई भी कंपनी पहले दिन से मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस नहीं होता है। एवरी दुनिया का कोई छोटी गूगल की बात करिए या यूट्यूब का बात करिए, आप किसी भी पर्टिकुलर सेगमेंट में आज जो दुनिया की कंपनी नेशनल से भाई डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से इंटरनेशनल, इंटरनेशनल मल्टीनेशनल, मल्टीनेशनल से ग्लोबल और ग्लोबल से ट्रांसनेशनल कंपनीज बन गई हैं। तो आजकल तो टीएनसीज कंपनी आज से 50-10 साल पहले, 20 साल पहले 2-4 ट्रांसनेशनल कंपनीज होती थी। आज अगर टीएनसीज की बात करें तो टीएनसीज भी बहुत ज़्यादा हो गई हैं। बहुत सारे लोग आज भी बड़े बड़े मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की बात करते थे, तो आज बहुत जो भी जिसको थोड़ा सा भी एक नॉलेज है, दे आर मोर क्रेजी अबाउट टू वर्क विद द ट्रांसनेशनल कॉर्पोरेशंस। तो सीधी सी बात है कि अगर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं दे आर टेकिंग द फीडबैक फ्रॉम देयर सबऑर्डिनेट्स, क्योंकि आपको नहीं पता कि लोग बहुत सारी कोटेशंस भी बोलते हैं कि नहीं पता कि कहाँ से आइडियाज कैन बी जनरेट फ्रॉम एनीवेयर। दुनिया के किसी भी इंसान से, किसी भी कोने से आइडिया जनरेट हो सकता है। तो आज के टाइम में जो भी कंपनी दे आर गेटिंग सम सर्टेन एडवांटेजेस, तो दे आज वो एडवांटेज किस बेसिस पे पा रही हैं? तो द मेन रीजन बिहाइंड टू गेट सम सर्टेन कॉम्पिटिटिव एडवांटेजेस फ्रॉम डिफरेंट कंपनीज, दे हैव सम सर्टेन आइडियाज। कि आइडियाज और इनोवेशंस की बात चल रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात चल रहा है। कितनी ज़्यादा मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस होती थी, दे हैव फेल्ड इन द पास्ट। वो पास्ट में फेल क्यों हो गई? कहीं ना कहीं जितना मार्केट में रिक्वायरमेंट था इनोवेशंस का, जितना रिक्वायरमेंट था आइडिया जनरेशन का, उतना वो कहीं ना कहीं वो पूरा फुलफिल नहीं कर पाई। क्योंकि अगर सपोज एक नोकिया जैसी कंपनी, इफ दे बिकेम द, इफ दे कैन फेल इन द मार्केट, उनको कहीं ना कहीं मार्केट फेलियर की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ गई तो दुनिया का कोई भी कंपनी, बिकॉज दे यूज्ड टू बी द मार्केट लीडर इन 2008 and 9, बट डिस्पाइट ऑफ बिकमिंग द मार्केट लीडर, तो क्या जो मार्केट में जो लोग चाह रहे थे, मार्केट में पीपल वर क्रेजी अबाउट द एंड्रॉइड फोन, दे वर स्टक विद द विंडोज। तो बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं कि अगर आप सेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे, बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन की बात करेंगे, हर पॉलिसी आप खुद से बनाएंगे और वो पॉलिसी आप अपने सबऑर्डिनेट पे थोप रहे हैं एक्चुअली में, सीधी सी बोले तो। कहीं अगर पॉलिसी, सभी पॉलिसीज, व्हाटएवर द पॉलिसीज हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव, इफ दे आर सर्कुलेटिंग द दोज पॉलिसीज विद देयर सबऑर्डिनेट्स, देन व्हाट विल हैपन, होगा क्या? शॉर्ट रन में तो चलेगा, बट लॉन्ग रन की बात करेंगे कहीं ना कहीं आपको मार्केट में मार्केट फेलियर का प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं आज के टाइम में जो कंपनी बहुत सक्सेस पा रही है, तो उनके पीछे सबसे बड़ा रीजन है कि कहीं ना कहीं वो डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ चली गई हैं। दे आर गेटिंग फीडबैक्स फ्रॉम देयर पीयर्स, दे आर गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम द सुपीरियर, दे आर गेटिंग द फीडबैक फ्रॉम द सबऑर्डिनेट्स, बिकॉज आइडिया कैन बी जनरेटेड फ्रॉम एनीवेयर एंड एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ऑर्डर। वही द फॉर द सेक ऑफ द एफिशिएंसीज इन द कोऑर्डिनेशन, ऑल मटेरियल्स एंड द पीपल्स रिलेटेड टू द स्पेसिफिक काइंड ऑफ वर्क should be treated as equally as possible. Simple.
इसको बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, कुछ है। नेक्स्ट भाई इक्विटी, इक्विटी की हमने पहले ही बात कर दिया कि द ऑल द एम्प्लॉयज शुड बी ट्रीटेड एज इक्वली एज पॉसिबल। हमने आपको बताया कि जो एडम स्ट्रेची बोलते हैं, कि जो एडम स्ट्रेची ने थ्योरी दिया है, आप लोग पढ़ेंगे आगे, आपको मोटिवेशन के दौरान हम पढ़ाएंगे भी कि ओवरपेड क्या होता है, अंडरपेड क्या होता है और सेटिस्फाइड क्या होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि बीइंग एन टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव ऑफ द एनी ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज आवर बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू ट्रीट ऑल द एम्प्लॉयज इक्वली। मतलब आपको सैलरी ज़्यादा दे रहे हैं, किसी को कम दे रहे हैं और किसी को और कम दे रहे हैं, तो ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशंस, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे यू कैन डिस्क्रिमिनेट द सैलरीज, यू कैन डिस्क्रिमिनेट द डेजिग्नेशंस। अदरवाइज इसके अलावा और कोई भी पैरामीटर्स नहीं होना चाहिए किसी इंसान को, किसी भी एम्प्लॉयज़ को, आपको एक से दूसरे को डिफ्रेंशिएट करने का। तो इक्विटी में हम लोग यही बात करते हैं कि ऑल द एम्प्लॉयज, ऑल द पर्सन्स हु आर वर्किंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशंस टू अचीव द कॉमन गोल, they should have treated as equally. Next, stability of the tenure of the personnel. Retaining the productive employees should always be the high priorities of the management. Recruitment and selection cost as well as the increase of product reject rate are usually associated with the hiring the new workers. आज के टाइम में बहुत बड़ा मुद्दा है रिटेनिंग द एम्प्लॉयज। दूसरा, लोग कहते हैं कि नौकरी पाना बहुत कठिन है। ठीक है, आई एम मतलब टोटली अग्री विद द पर्टिकुलर स्टेटमेंट। कई बार हम लोग पिछले 100 साल की बात करिए, सब लोग बोलते हैं कि टू गेट सम सर्टेन गुड जॉब इज वेरी डिफिकल्ट। बट दूसरी बात करिए, कहीं ना कहीं आज के टाइम में, अगर आज से 15 साल 20 साल पहले का अगर एक सर्टेन डिकेड का, अगर 1990 से 2000 की बात करें, 2000 से 2010 की बात करें, तो 2010 से 2020 की बात करें, अगर हम एट्रीशन रेट और रिटेंशन रेट, हमने आपको कल स्टाफिंग के दौरान बताया भी था, तो आज के टाइम में रिटेन करना एम्प्लॉयज को बहुत टफ हो गया। देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज इन अक्रॉस द ग्लोब, दे आर एबल टू रिटेनिंग दोज एम्प्लॉयज। क्योंकि मुद्दा क्या होता है, टू गेट इट द वेरी फर्स्ट जॉब आफ्टर योर डिग्री, इट्स वेरी टफ, बट वंस यू गेट सम सर्टेन एक्सपोजर, तो इट्स वेरी क्वाइट ईजी टू द सम सर्टेन एक्सपीरियंस पर्सन टू गेट इट सम न्यू जॉब। तो आज के टाइम में पहले क्या होता था कि लोगों की सोच भी लिमिटेड होती थी, लोगों का दायरा भी लिमिटेड होता था, लोगों का रिक्वायरमेंट भी लिमिटेड होती थी। इसीलिए देखिए लोग प्राइवेट कॉर्पोरेशंस में और गवर्नमेंट कॉर्पोरेशंस में अपनी पूरी जिंदगी, इफ समबडी हैज ज्वाइंड द जॉब एट द एज ऑफ द 22, दे आर गेटिंग द रिटायरमेंट फ्रॉम द सेम कंपनी। बट आज के टाइम में इफ यू आर गेटिंग द पैकेज ऑफ द 20 लाख रुपीज इवन, तो आप 2 साल 3 साल के बाद स्विच करके आप दूसरी कंपनी में जा रहे हैं। तो अगेन द स्टेबिलिटी ऑफ द टेन्योर ऑफ द पर्सन इज वेरी क्वाइट टफ जॉब। बहुत मुश्किल होता है कहीं ना कहीं इंसान को कहीं ना कहीं यू हैव टू मेक वेरी गुड HR पॉलिसीज टू रिटेन द एम्प्लॉयज। आप अगर सीधी सी बात करेंगे, यस मनप्रीत, सीधी सी बात करेंगे, दुनिया में बहुत कम कंपनी ऐसी हैं अक्रॉस द ग्लोब, अगर हम 10-20 मतलब लाखों कंपनी अक्रॉस द ग्लोब चल रही हैं, बट देयर आर वेरी फ्यू कंपनीज जो कहीं ना कहीं दे आर एबल टू रिटेन देयर एम्प्लॉयज फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर आप सीधी से अगर एट्रीशन रेट और रिटेंशन रेट की बात करेंगे, तो इंडिया में इन्फोसिस की बात करिए, टाटा का बात करिए, विप्रो का बात करिए या रिलायंस का बात करिए, देयर आर ओनली 5-6 कंपनीज इन अक्रॉस द इंडिया, वो भी कहीं ना कहीं वो भी पूरी IT के फर्म्स हैं। या FMCG में 1-2 कंपनी ऐसी है जिसमें रिटेंशन रेट बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर लोग रिटेन करके 2 साल 5 साल 7 साल तक की नौकरी कर रहे हैं। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द especially in the service industries, employees are switching from one job to the another job with the tenure of the 18 month। एक ऑन एन एवरेज जो पूरा रिसर्च है इस पे कि 18 महीने में लोग अपनी एक नौकरी से दूसरी नौकरी की तरफ जा रहे हैं। उसके पीछे कई सारे रीजन है, ऐसा नहीं कि कहीं ना कहीं दे आर स्विचिंग जस्ट बिकॉज ऑफ द सर्टेन रीजन है उनके, कोई ना कोई, कुछ लोग पर्सनल ग्रोथ की वजह से, कोई पर्सनल रीजंस की वजह से, कई पर्सनल कुछ और उनको वैल्यू एडिशंस मिल रहे हैं इन वेरी न्यू जॉब्स। ठीक है, so this is the thing कि stability of the in future of personnel। ठीक, तो retaining the productive employees should be always very high priorities of the management। recruitment and the selection cost as well as the increase of product reject rate। सीधी सी बात है, अगर किसी नए इंसान को रखेंगे तो what will happen, उसमें क्या होगा, फिर दोबारा दिक्कत, पूरा ट्रेनिंग का पैसा लगेगा, डेवलपमेंट का पैसा लगेगा, क्लियर। और दूसरी सी बात है कि जो आपका रिजेक्शन रेट होगा आपकी प्रोडक्टिविटी में, इट विल बी हाई। तो हम लोग कहीं ना कहीं ओवरऑल मिनिमाइजेशन ऑफ रिजेक्शन की हम लोग बात करते हैं। आजकल तो कंपनियां 6 सिग्मा की बात कर रही हैं, ISO की बात कर रही हैं। तो इस पर्टिकुलर आज के एरा में इफ देयर विल बी हाई रिजेक्शन रेट व्हाइल टॉकिंग अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। तो दैट इज द ओनली रीजंस कि वी हैव टू बी मोर कंसर्न अबाउट व्हाट वी कॉल स्टेबिलिटी ऑफ द पर्सनल, स्टेबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल्स।
नेक्स्ट हम लोग बात कर रहे हैं इनिशिएटिव. मैनेजमेंट should take the steps to encourage the workers' initiative, which is defined as a new or the additional work activity undertaken throughout the self direction. मतलब कि we have to encourage our employees to take some certain initiatives. कि आप मतलब वही सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन की हम लोग बात कर रहे हैं कि अपने बीइंग द टॉप लेवल एग्जीक्यूटिव्स और बीइंग द जो हमने आपको बताता है कॉर्पोरेट लेवल और ऑपरेशनल लेवल एंड द फंक्शनल लेवल, अब जिस लेवल पर भी काम कर रहे हैं, जितने लोग भी आपके सबऑर्डिनेट्स में काम कर रहे हैं, तो बीइंग एन एम्प्लॉय वी हैव टू बी टेक सम सर्टेन इनिशिएटिव्स. आप अपने सबऑर्डिनेट्स को आप प्रमोट करिए कि कहीं ना कहीं वो लोग इनिशिएटिव लें, टू अपने के लिए इनिशिएटिव लें और ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इनिशिएटिव लें. लास्ट, मैनेजमेंट शुड इनकरेज द हार्मोनी एंड जनरल गुड्स फीलिंग. स्पिरिट डी कॉर्पोरेट में क्या है, कुल मिलाकर सीधी सी यहाँ पर हम लोग बात केवल एक बात करते हैं कि वी हैव टू बी मेंटेन द atmosphere of the organization in such a manner there should be some healthy environment. एक कंपटीशन होना चाहिए, कंपटीशन दूसरे से कंपटीशन करना है, कंपटीशन विद इन द टीम नहीं करना है. ठीक है, बहुत सारी कोटेशंस में इसमें है कि स्पिरिट डी कॉर्पोरेशन का वॉल्यूशन बहुत बार होता है. ठीक है, तो कई रिसर्च पेपर इस पे लिखे गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा एक बहुत बड़ा इशू है इन अक्रॉस द ग्लोब. अगर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस की बात करेंगे कि एक स्पिरिट डी कॉर्पो वाली कोई जो एक हम लोग बात कर रहे हैं जो कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं एप्लीकेबल रियल लाइफ में नहीं हो पा रहा है, तो वी हैव टू बी ट्राई इन सच अ मैनर देयर शुड बी सम सर्टेन कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द ऑर्गेनाइजेशन. तो कोई एक हेल्दी इन्वायरमेंट, हेल्दी एक कंपटीशन शुड बी वेरी हेल्दी. तो स्पिरिट डी कॉर्पोरेशन इज ऑल अबाउट टू मेंटेन द वेरी हेल्दी इन्वायरमेंट फॉर अक्रॉस ऑल द companies and among all the employees who are working for your organization. So this is all about the 14 principles of management. If anybody is having a doubt, please reply. बताइए कोई 14 principles of management में कोई दिक्कत? अदरवाइज हम लोग नेक्स्ट करें आगे. If anybody is having any doubt in the 14 principles of management, प्लीज रिप्लाई करिए. अदरवाइज हम लोग आगे कुछ पढ़ेंगे, उसके अलावा अभी स्टार्ट कल बच्चा हुआ कल पढ़ाएंगे. अभी कुछ स्टार्ट करेंगे हम लोग. मैनेजमेंट थॉट, बहुत कुछ मैनेजमेंट थॉट है हम लोगों के. कुछ मैनेजमेंट थॉट के आज हम लोग बात करेंगे. बहुत अलग अलग ऑथर्स ने अलग अलग थॉट्स दिए हैं मैनेजमेंट के. 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से कम आपको यूपी पीजीटी में 4 से 5 क्वेश्चंस मिलेंगे. यूजीसी नेट मैनेजमेंट एंड कॉमर्स की बात करेंगे, आपको 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आपका इसमें यूजीसी नेट में आपको 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट से आता है. तो अब आगे हम लोग बात करते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट मैनेजमेंट थॉट्स. अलग अलग ऑथर्स ने, अलग अलग लोगों ने मैनेजमेंट्स को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया. उन्हीं सब चीजों की हम लोग बात करेंगे. ठीक है, तो इवोल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट थॉट केवल अभी इसी की बात करके आज का लेक्चर हम लोग कंप्लीट करेंगे, बिकॉज इट हैज बीन ऑलरेडी 40 मिनट्स. तो हम लोग बहुत ज़्यादा ऑनलाइन में नहीं पढ़ाना, 1 घंटा 2 घंटे. विल ट्राई टू कंप्लीट द ओनली वेरी वन टॉपिक इन एवरी लेक्चर. वी हैव द प्लेंटी ऑफ टाइम्स अवेलेबल. जब तक एग्जामिनेशन होना, नेट का भी एग्जामिनेशन जून से पहले नहीं होना, यूपी पीजीटी का भी एग्जामिनेशन मई से पहले नहीं होना. तो विल ट्राई टू कंप्लीट द एटलीस्ट वन टॉपिक इन एवरी लेक्चर. तो आज हम लोग केवल बात कर लेंगे इवेल्युएशन ऑफ द मैनेजमेंट थॉट. उसके मुद्दा ये है कि अगर हम स्टार्ट करेंगे तो क्योंकि एटलीस्ट आई रिक्वायर 70-80 मिनट टू कंप्लीट दिस टॉपिक, बिकॉज वी हैव अराउंड द 20-25 स्लाइड्स. तो इवोल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट थॉट का आप देख लीजिए कि वी हैव द इवोल्यूशन कैसे हुआ. क्लासिकल स्कूल अलग है, न्यू क्लासिकल स्कूल्स अलग है और मॉडर्न स्कूल अलग है. ये स्लाइड का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए. इसी से क्वेश्चन यूपी पीजीटी में भी आया हुआ है, नेट में भी आया हुआ है कि क्लासिकल स्कूल्स में कौन कौन सी थ्योरीज, कौन कौन सी अप्रोचेस की बात किया गया है, न्यू क्लासिकल स्कूल्स में कौन कौन सी अप्रोचेस का बात किया है और मॉडर्न स्कूल्स में कौन कौन सी अप्रोचेस का बात किया है. साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोचेस क्या है या ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच क्या है. एंड फर्दर क्लासिकल थ्योरी के बाद न्यू क्लासिकल स्कूल्स में ह्यूमन रिलेशन की बात किया, बिहेवियरल साइंस की बात किया, और मॉडर्न स्कूल में सिस्टम अप्रोच एंड कंटीजेंसी अप्रोच की बात किया. तो मॉडर्न अप्रोच में हम लोगों ने देखा कि जितने भी हमारे 1960-1970 के बाद के जितने लोग हैं, दे हैव गिवन दम मतलब बहुत एन नंबर ऑफ द थ्योरीज, जो मैनेजमेंट की थ्योरीज दी, बहुत ज़्यादा थ्योरीज दी गई हैं मॉडर्न स्कूल्स में. हम लोग सिस्टम अप्रोच की बात करेंगे, कंटीजेंसी अप्रोच की बात करेंगे. उसके अलावा सिस्टम अप्रोचेस में भी अंदर बहुत सारी थ्योरीज हैं.
कंटीजेंसी अप्रोचेस में भी आपने देखा होगा, लीडरशिप में आपका बहुत अलग अलग लोगों ने अलग अलग थ्योरीज दी हैं। उसके अलावा यूएस की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ की बात करेंगे, एरिजोना स्टडीज़ की बात करिए, ओयो स्टडीज़ की बात करिए, मिशिगन स्टडीज़ की बात करिए, ऐसी बहुत सारी थ्योरीज इसमें हैं। तो दैट इज द ओनली रीजन वी आर नॉट कंप्लीटिंग दिस टॉपिक इन टुडेज लेक्चर। तो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर स्लाइड कि हाउ द इवोल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट थॉट हैज बीन हैपेंड सो फॉर। तो पूरी 3 तरीके से हुआ है। वी हैव स्टार्टेड द इवोल्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट फ्रॉम क्लासिकल अप्रोच, उसमें साइंटिफिक मैनेजमेंट की हम लोगों ने बात किया, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोचेस की बात की, फिर ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच की बात करा। देन फर्दर वी मूव टुवर्ड्स द न्यू क्लासिकल स्कूल्स में, इसमें 2 थ्योरी है, फिर मॉडर्न स्कूल्स की हम लोग बात करें। तो हम लोग कल मिलेंगे फिर सीधे 4 बजे। अगर आप लोगों को कोई डाउट हो तो यू कैन सेंड मी द मैसेज थ्रू द व्हाट्सएप ग्रुप व्हाट वी हैव, ठीक है। अदरवाइज कौन सा बताना है सत्यजीत तिवारी, क्या आप लास्ट वाला एक बार और रिपीट कर दीजिए, कौन सा बता रहे बताइए, आप लिख कर दीजिए कौन सा वाला बता रहे हैं, आप कमेंट कर दीजिए। यू आर टॉकिंग अबाउट द स्प्लिट डिकॉर्पोरेशन या ऑल कुछ और पूछ रहे हैं आप? चलो, you can send me the message on the WhatsApp. I'll revert you back. So thank you so much for joining. We will meet you there tomorrow at 4 o'clock at the same time. ठीक है। उसके अलावा हम लोग को बताई दिए कि we have already started the classes at offline। हम लोगों के लखनऊ में 3 ब्रांचेस में क्लासेस चल रही हैं। कपूरथला में we have started the PGT. We are starting the PGT batches from the 9th of November. Okay, and apart from कपूरथला पे केवल PGT की और UGC नेट की क्लासेस चलेगी। Apart from PGT and NET, we are also running the classes for TET, CTET and the Super TET. Across all the branches in India. तो we have, आपको दोबारा बता रहे, we have around more than the 15 branches in across the India. तो if आप अपनी वेबसाइट gurumantraonline.com की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि नियरेस्ट लोकेशन आपकी कौन सी है, वहाँ पर जाकर भी आप क्लासेस ले सकते हो। ऑनलाइन तो आप घर बैठे हम लोग के साथ रोज कॉमर्स मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स के लिए 4 से लेकर 6 बजे तक की जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू वंस अगेन, थैंक यू।